बड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोट चैप्टर का, जिसका नाम है फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। फाइलोजेनी का बड़ा मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या जन्म कुंडली, या इसकी जो पुरानी तारीख जो है जन्म कुंडली जो है इसको हम पढ़ें तो इसको कहते हैं फाइलोजेनी। प्रोकैरियोट सेल जो है प्रोकैरियोटिक जानदार जो है उसका रिलेशनशिप के पुराने दौर में, पुराने टाइम में, एंसेस्टर पीरियड में इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई थी, ये कैसे पैदा हुए, कैसे ये इवॉल्व हुए, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो बड़ा पहले शुरू होती है अर्थ की फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है ज़िंदगी तब आई है धरती पे जब धरती खुद बनी न पहले ज़मीन बनी है। और ज़मीन जो आपकी बनी है ना बेटा अर्थ, वो ज़मीन जो है धरती जो है बेटा वो बनी है 8 से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ज़मीन जो बनी है वो बनी है 450 करोड़ साल पहले ज़मीन बनी अर्थ। तब ज़मीन जो बनी थी ये ज़मीन बहुत खतरनाक थी, डेंजरस थी। तब यहाँ पे सिचुएशन वगैरह भी सही नहीं थी, खतरनाक थी। और यहाँ पे रेडिएशंस वगैरह भी बहुत थे, ओजोन लेयर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, ना भी एटमॉस्फेयर वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो पहली बार जो ज़मीन बनी थी ना तब ये आग का एक गोला थी, 5000 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर था। फिर धीरे धीरे ज़मीन पे गैसेस आई हैं, हाइड्रोजन आई, ऑक्सीजन वगैरह आई, फिर इन्होंने रिएक्ट किया, ऐसे पानी बना, फिर कंडीशन चेंज होती गई, ज़मीन का टेम्परेचर डाउन होता गया, नॉर्मल होता गया, समुद्र ऐसे बनते गए और ज़मीन पे पानी आया। और ज़मीन पे जो पानी आया है वो आया है 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। आज से 380 करोड़ साल पहले ज़मीन पे पानी आया, वाटर आया, जिसके नतीजे में समुद्र वगैरह बने। फिर समुद्र जैसे ही बने तो ज़मीन की धीरे धीरे कंडीशन नॉर्मल होती गई और ज़िंदगी के लिए फेवरेबल होती गई कंडीशन। फिर जैसे ही वाटर बना, समुद्र बना, तब समुद्र जो था वो गर्म था। तो समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। समुद्र जब फटता है ना, नीचे से सुराख बनते हैं, उसमें गर्म पानी निकलता है फुहारे के फॉर्म में, उसको हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। उनके अंदर ये पहले जानदार पैदा हुए, इवॉल्व हुए, और इन जानदारों का नाम था प्रोटोबायोन। तो पहले बेटा दो धरती पे जानदार आए, या पहला धरती का जो सेल आया था ना, इस सेल का नाम था प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स जो है ना, इसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं प्रोटोसेल, यानी कि धरती का पहला सेल। धरती पे जो पहला सेल आया था ना वो याद रखना प्रोटोबायोन्ट है। और ये जो सेल था ये बहुत नॉर्मल था और सिंपल सेल था। अब आप प्रोटोबायोन्ट या प्रोटोसेल को जब देखो ना तो ये सेल जो है आपका भाई साहब ये बना हुआ है 2-3 चीज़ों का। नंबर 1, ये जो सेल है ये सबसे पुराना सेल है, और ये बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का। और सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा सेल की सेम ही चीज़ की बनी हुई है, इसका नाम है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है आपके सेल के अंदर, प्रोटोबायोन्ट सेल में। फिर इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा प्रोटोबायोन्ट का, वो जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ये बात याद रखना, पहला धरती का जो सेल है ना उसमें जो जेनेटिक मटेरियल आया है ना वो RNA आया था। RNA फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है सेल का, और सबसे पुराना मॉलिक्यूल भी RNA है। RNA DNA पुराना नहीं है, सबसे पुराना जेनेटिक मटेरियल RNA है। और ये RNA जेनेटिक मटेरियल था इस सेल का, जिसका नाम है प्रोटोबायोन्ट सेल। यही था सिंपल सेल। अब इस सेल के अंदर आप देखोगे ना तो वाटर था, पानी भी था, जस्ट माना हल्का फुल्का साइटोप्लाज्म था, और खाना शाना था, और कोई ऑर्गेनेल वगैरह इस सेल के अंदर मौजूद नहीं था। ये था आपका सिंपल सेल। और ये जो सेल है बेटा है, इसके बाहर हम देखें तो इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। और इसके जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा क्या है, RNA है। बाकी कोई ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है, नो ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्रोटोबायोन्ट सेल। ये था धरती का सिंपल सा जानदार, सादा सा जानदार। और धरती की पहली लाइफ की हम बात करें तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म में थी, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। और ये जो जानदार हैं ये पायोनियर हैं। पायोनियर मतलब धरती के ऊपर पहले पैदा होने वाले हैं। इन्हीं से ही आगे चलकर एवोल्यूशन हुई और प्रोकैरियोट सेल पैदा हुआ है, फिर प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोट सेल पैदा हुआ है, फिर अलग अलग जानदार बनते गए। धरती में एवोल्यूशन ऐसे आती गई, और डिफरेंट जानदार जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं वो एवोल्यूशन की वजह से ऐसे इवॉल्व हुए ऐसी जानदार से। तो यानी कि हमारा जो दादा है, परदादा है, वो यही है, प्रोटोबायोन्ट है। और प्रोटोबायोन्ट हमें मिले हैं समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ना, समुद्र के नीचे से जो गर्म पानी निकलते हैं जिसको हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी है, थर्मल मतलब गर्म पानी, वेंट्स का मतलब जो
फुहारे वगैरह सोराखों की फॉर्म में जो निकलते हैं ना, उसके अंदर इनकी बॉडी मिली है। तो ये जानदार हमें बेटा कहाँ मिले? समुद्र के नीचे, समुद्र के गर्म पानी में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर मिले हैं, ये वेंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये हमें सेल मिला और सेल का नाम है प्रोटोसेल। और ये जो सेल हैं इनकी जो हैबिटेट की हम बात करें तो ये जानदार बेटा समुद्र के अंदर इवॉल्व हुए, पैदा हुए, और ये मौजूद होते हैं मेट्स के अंदर। मेट्स का मतलब है ऐसे एरिया जहाँ पे पानी मौजूद हो, सबमर्ज एरिया या मॉइस्ट एरिया, और यहाँ पे ये जानदार मौजूद थे समुद्र के अंदर गर्म पानी में। और ये जो जानदार है धीरे धीरे इकट्ठे हो गए गए, ऐसे इनके गुच्छे बनते गए, फिर इनके मेट्स या हैबिटेट जो थी वो कन्वर्ट होगी पहाड़ों की फॉर्म में, रॉक्स की फॉर्म में। और इनकी पहाड़ ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रोमोलाइट्स। स्ट्रोमोलाइट्स जो है ना बेटा, ये इनके पहाड़ों को कहते हैं, रॉक्स को। जब ये मर गए तब इनकी बॉडी जो है ना वो लेयर्ड की फॉर्म में आ गई, और धीरे धीरे इनकी बॉडी समुद्र के अंदर रॉक्स के अंदर कन्वर्ट होगी, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों की शेप में आ गई। और ये पहाड़ जब साइंटिस्टों को मिले तो इन पहाड़ों को, इन पत्थरों को, रॉक्स को, जिसको हम स्ट्रोमोलाइट्स कहते हैं ना, इनको जब साइंटिस्टों ने देखा तो ये एक्चुअली में पत्थर नहीं थे, ये छोटे छोटे से सेल थे, और इन सेलों का नाम रखा गया प्रोटोबायोट्स। तो स्ट्रोमोलाइट बेटा हम कहते हैं इनकी लेयर्ड स्ट्रक्चर को, लेयर्ड ऑफ रॉक्स ऑफ प्रोटोबायोट्स। प्रोटोबायोट जो जानदार है ना, इनकी रॉक्स जो होती है या इनके जो पहाड़ होते हैं या इनकी डेड बॉडी जो होती है, इनको हम कहते हैं सिम्बायोट्स और स्ट्रोमोलाइट्स कहते हैं। और ये जानदार हैं आजकल हमें मिल रहे हैं फॉसिल्स की फॉर्म में, क्योंकि अभी स्ट्रोमोलाइट सेल धरती पे मौजूद नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं। ये था धरती का सबसे सिंपल, सादा और यूनिसेलुलर कह सकते हैं ये सेल था जस्ट। और इसी सेल में आगे चलकर हुई है एवोल्यूशन। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, धरती पे जो जिंदगी है वो इसी सेल से पैदा हुई है, एवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है बेटा। और ये सेल आया था धरती पे, तब बहुत सारी धरती पे रेडिएशंस वगैरह भी बहुत सारी थी, ऐसी हार्श कंडीशन में ये सेल इवॉल्व हुआ है, पैदा हुआ है। तब कहा जाता है, कुछ कुछ थ्योरी में कुछ जगह पे लिखा गया है, ये पढ़ा गया था, मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि धरती पे ना पहले पहले अमोनिया आई थी, नाइट्रोजन वगैरह आए, एटम आए, फिर एटम मिलते गए आपस में, तो ऐसे फास्फोलिपिड बना था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मिलने की वजह से। फिर आगे आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर मिले तो ऐसे आरएनए बना, जो कि बेसिक एंड फंडामेंटल ज़िंदगी का जेनेटिक मटीरियल मॉलिक्यूल है, ये और पानी है, ये तीन चार चीज़ें आपस में मिली तो ऐसे ये सेल बन गया धरती पे, जिसको हम कहते हैं प्रोटोबायोट सेल। फिर इसी सेल में आगे चलकर एवोल्यूशन आई है। और ये सेल जो धरती पे पैदा हुआ था ना बेटा, ये पैदा हुआ था 8 से 380 करोड़ साल पहले, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, या कहीं पे लिखा हुआ है 3.7 बिलियन ईयर्स एगो ये सेल पैदा हुआ था, प्रोटोबायोट। फिर इस सेल में एवोल्यूशन आई, चेंजेस आई, और ये सेल कन्वर्ट हो गया एक और सेल में, और इस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये सेकंड नंबर सेल है, इस सेल का नाम है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना अभी भी धरती पे मौजूद है, और यह धरती का पुराना सेल है, थोड़ा सा एडवांस सेल है प्रोटोबायोट से। इसी सेल में एवोल्यूशन आई और ये सेल बना प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखें तो बेटा ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को जब आप देखोगे ना मेरे बच्चे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आएगी और सेल वॉल भी आपको दिखाई देगी। ये सेल थोड़ा प्रोटोबायोट सेल से एडवांस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो इसके सबसे बाहर चीज़ होती है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोटोबायोट में सेल वॉल नहीं थी। इस सेल के अंदर सेम चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हुई है। फिर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में खाना भी होता है, ग्रेन्यूल जिसको कहते हैं, खाना या फूड है, लिपिड है, प्रोटीन है, स्टार्च है, इनके दाने दाने होते हैं, इसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल खास ऑर्गेनेल भी होता है बेटा, इस ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटोबायोट सेल में मौजूद नहीं था। आपके प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल मौजूद है जिसका नाम है राइबोसोम, जिसकी साइज होती है 77 वर्ग। इसके अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में वो डीएनए, आरएनए नहीं है जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फिर इसका कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए होता है।
ये रहा डीएनए, डीएनए के बाद इसका मैसेंजर जो है मैसेज ले जाने वाला वो आरएनए होता है जो मैसेज देता है राइबोसोम को। तो ये आपका एक सेल है। फिर इस सेल के बाहर लोकोमोटिव ऑर्गन भी होता है जिसको हम कहते हैं बेटा फ्लैजिला। तो ये था आपका एक सिंपल सीधा साधा सेल जिसका नाम प्रोकैरियोट सेल, जो कि इवॉल्व हुआ है, पैदा हुआ है, और ये पैदा हुआ फ्रॉम प्रोटोबायोंट से ही। और ये सेल बेटा बना है ना धरती पे, ये बना है आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 350 करोड़ साल पहले। अब बुक में लिखा हुआ है कि प्रोटोबायोंट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पैदा हुआ था, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रोटोबायोंट जो पैदा हुआ है ना ये हुआ था 3.8 से 3.7 बिलियन से एगो। फिर ये सेल इवॉल्व हुआ है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। थोड़ा सा ये अपडेट हुआ इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर। प्रो का मतलब होता है पहला, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। ये सेल है इसमें न्यूक्लियस है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से इसका न्यूक्लियस कहीं या डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होते हैं। ये सेल थोड़ा सा एडवांस है इसके अंदर, क्योंकि इसमें भाई ऑर्गेनेल भी आता है, राइबोसोम भी है जो प्रोटीन फैक्ट्री है जो प्रोटीन बनाता है, इसका जनरेट डीएनए, फिर आरएनए, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वाल है, और कैप्सूल भी होता है इनके अंदर, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरिंग है जो सेल वाल के बाहर ये कवरिंग होती है, ठीक है, जो आपके पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो ये आपका ओवरऑल सेल है। और ये जो जानदार पैदा हुआ था ना, पहला प्रोकैरियोटिक जानदार जो पैदा हुआ था, इस पहले प्रोकैरियोटिक जानदार का बेटा नाम था आर्चिया या आर्चीबैक्टीरिया। ये बात हमेशा याद रखना। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक जानदार जो धरती पे पैदा हुआ, इवॉल्व हुआ प्रोटोबायोंट से, वो आर्चीबैक्टीरिया है। आर्चीबैक्टीरिया से एवोल्यूशन हुई है और इससे पैदा हुआ यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में एवोल्यूशन से बना एक और तीसरे किस्म का प्रोकैरियोटिक जानदार, और इस जानदार को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरिया को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलजी, BGA, ब्लू ग्रीन अलजी। तो ये 3 टोटल जानदार हैं जिनमें प्रोकैरियोट सेल होता है। पहले आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया पैदा हुए थे 3.5 बिलियन से को, सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं। आर्ची का मतलब ही ओल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। इनके अभी भी कैरेक्टर जो है ना बहुत पुराने हैं। इनके फीचर यूबैक्टीरिया के साथ मैच कम होते हैं। ये कीमोट्रॉप बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में पैदा होते हैं, जब रेडिएशन हो गए थे, लावा मैग्मा वहाँ पे ये भी होते हैं। ये इवन नमक के अंदर भी होते हैं, मीथेन के अंदर भी होते हैं, गोबर वगैरह गंदे जो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हार्ट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। इनको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे आर्चीबैक्टीरिया को। यूबैक्टीरिया थोड़े से एडवांस है, डेवलप हैं, इनमें हर चीज़ मौजूद है, कैप्सूल वगैरह, सेल वाल वगैरह हर चीज़ है। इनके अंदर सेल वाल होती है, किनमें नहीं है। यूबैक्टीरिया थोड़े से एडवांस है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं यूबैक्टीरिया, और इसके अलावा ये कीमोट्रॉपिक भी हैं, पैरासाइटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, और आपके इसके अलावा सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। यूबैक्टीरिया में 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं, ये थोड़े से अपडेटेड हैं। आजकल आपको हर जगह पे जो दिखाई देते हैं धरती पे, बोर्ड है, मार्कर है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, समुंदर है, रॉक्स हैं, इवन आपके जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, हर जगह पे जो बैक्टीरिया मिलता है जो हमें बीमारी कराता है, हर जगह पे मिलता है। ये बैक्टीरिया सारा यूबैक्टीरिया है। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया ये यूबैक्टीरिया है। और यूबैक्टीरिया जो है ना ये फोटोसिंथेसिस करता है, और इसका फोटोसिंथेसिस थोड़ा खास किस्म का है। यूबैक्टीरिया बेटा फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस में ये लेता है 2 चीज़ें। नंबर 1 ये लेता है कार्बन से गैस, दूसरा ये लेता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को। ये मिसाल है यूबैक्टीरिया है, हवा से लेता है कार्बन से गैस और लेता है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि बैक्टीरिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के स्प्रिंग्स में रहता है। अब इसके नतीजे में ये बनाएगा अपनी प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज C6H12O6, प्लस में ये गैस रिलीज करता है जिसका नाम है सल्फर। अब देखो जैसे ही इसमें CO2 गैस आई, कार्बन से गैस आ गई और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया H2S, ये दोनों चीज़ें जाती हैं इसके मीजोसोम में। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड खाती है, और सेल मेम्ब्रेन के इस फोल्ड को हम कहते हैं मीजोसोम। और इस मीजोसोम के अंदर पिगमेंट्स होती हैं, ग्रीन पिगमेंट, कार्ल, बैक्टीरियो, क्लोरोफिल, ये सारी पिगमेंट होती हैं इसमें, ठीक है ना। और ये पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, ये सनलाइट है आपकी, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं ये मीजोसोम, और इस मीजोसोम को स्पेशली हम कहते हैं आपका क्रोमेटोफोर कहते हैं, ठीक है ना। ये करता है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर CO2 भी आपके मीजोसोम में पड़ा है, हाइड्रोजन सल्फाइड मीजोसोम पड़ा है। अब ये क्या करेंगे, सनलाइट की मदद से हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन,
तो जैसे ही सनलाइट गिरी, सनलाइट के नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड टूट जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या निकलेगा? 2 एटम, एक निकलेगा सल्फर जो निकल जाएगा, रिलीज होगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। पीछे एटम बचेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऐसे कार्बन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एटम आपस में मिलेंगे तो बनेगा ग्लूकोज। ये सवाल भी आया था पिछले साल की मेडिकल की टेस्ट में कि यू बैक्टीरिया जो है ना, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं। आपके ऑप्शन थे, यू बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सी गैस को रिलीज करते हैं। ऑप्शन था ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑप्शन था सल्फर, ऐसे चौथा ऑप्शन था हाइड्रोजन। तो आप किसको टिक करोगे? एग्जैक्टली सल्फर को, क्योंकि यू बैक्टीरिया सल्फर को रिलीज करते हैं, ये पानी को यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। बाकी प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी, ये 3 जानदार हैं, इनके अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये जानदार ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ये पानी को यूज करते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लांट में, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में। बाकी यू बैक्टीरिया में सल्फर गैस रिलीज होती है। तो ये थी इनके अंदर मोटी मोटी एवोल्यूशन चेंजेस, और इसी से इवॉल्व हुआ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक जानदार है, प्योरली ये सारे जानदार क्या है बेटा? दे ऑल आर, साइनोबैक्टीरिया जो है ना ऑल आर क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, कोई बीमारी वगैरह किसी में भी नहीं कराते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यही वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया था पानी के साथ। साइनोबैक्टीरिया पानी को लेते हैं, फिर सनलाइट की मदद से ये पानी को तोड़ते हैं, इससे पानी टूट जाता है, उस टूटने वाले प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। फिर पानी है ना, इसमें गैस रिलीज होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन गैस। फिर बाकी बचा पानी का हाइड्रोजन, ये जाके मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इससे बन जाता है इन जानदारों का खाना या ग्लूकोज। तो ये साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट जानदार है जो ऑक्सीजनिक फोटो करते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। यही साइनोबैक्टीरिया की ऑक्सीजन ऊपर गई, जिसके नतीजे में ओजोन लेयर बना है। ओजोन जो लेयर बनी है आज से 200 करोड़ साल पहले, 2 बिलियन ईयर्स एगो, जो जमीन में, जमीन के ऊपर जो ये लेयर बनी ना ओजोन, ये आपको आसमान में नीला नीला कलर नहीं दिखा देता, नीला नीला आसमान, ये एक्चुअली ओजोन लेयर है, ठीक है बेटा, ये ब्लू कलर की। अच्छा, ये ओजोन लेयर बनाने वाले भी साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्होंने दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन रिलीज की। साइनोबैक्टीरिया की मेहरबानी है जिसकी वजह से दुनिया में ऑक्सीजन आया, ओजोन लेयर आया, और अर्थ का एटमॉस्फेयर और ज़्यादा नॉर्मल हो गया, फेवरेबल हो गया दूसरे जानदारों के लिए। ऐसे कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, जो आज हम जिंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारी मेहरबानी साइनोबैक्टीरिया की है। आज भी साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं, समंदर में, पानी में, हर जगह पे मौजूद है, अच्छे वाले हैं। ये कोई नुकसान वगैरह नहीं देते, फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, पौधों की हेल्प करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं हवा के अंदर, ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे अच्छे वाले हैं। इनको डिटेल में अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साइनोबैक्टीरिया बेटा वो जानदार हैं, याद रखना बात, जिनमें एवोल्यूशन हुई है, और साइनोबैक्टीरिया से ही एवोल्यूशन होके जानदार बने और बहुत सारे, जैसे इसी से एवोल्यूशन होके जानदार बना अल्गी, अल्गी से फिर एवोल्यूशन हुई है, इससे जानदार बना प्लांट्स। ऐसे देखो ये एवोल्यूशन हुई है। साइनोबैक्टीरिया जो है ना, इसी से एवोल्यूशन होके पैदा हुआ अल्गी, अल्गी से फिर एवोल्यूशन होके पैदा हुए प्लांट्स, ये एवोल्यूशन है सारी। अच्छा, अब ये अल्गी और प्लांट के कैरेक्टर आप देखो, ये साइनोबैक्टीरिया की तरह होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जानदार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अल्गी, प्लांट जो है ना, ये भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी दोनों जानदार कार्बन को लेते हैं, पानी को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, और ऐसे इनका पानी टूटता है सनलाइट की मदद से, जिसमें ऑक्सीजन गैस से रिलीज करते हैं, और नतीजे में बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है बेटा। तो देखो करेक्टर मैच हो रहे हैं इन जानदारों के, ऐसे ये एवोल्यूशन हुई है, चेंजेस आई हैं दुनिया के अंदर XYZ। अब ये जो जानदार पैदा हुए हैं प्लांट्स खास तौर पे, फिर प्लांट धीरे धीरे ज़मीन पे आए, जैसे ब्रायोफाइट से, फिर टेरिडोफाइट है, जमुनास्पर्म, एंजियोस्पर्म पैदा हुए, फिर आगे चल के ऐसे बैक्टीरिया में एवोल्यूशन हुई, ऐसे प्रोटोजोआ बना, प्रोटोजोआ से एवोल्यूशन होके एनिमल्स बने, मेटाजोआ जिसको हम कहते हैं, वेल डेवलप मल्टीसेलुलर एनिमल। फिर पहले धरती पे जो एनिमल आए थे वो इनवर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स में एवोल्यूशन आके वर्टिब्रेट्स एनिमल बने। तो ये सारे कैरेक्टर्स फीचर है एवोल्यूशन, जिसकी धरती पे हमें अलग अलग लाइफ, अलग अलग जानदार हमें आजकल दिखाई देते हैं। अब बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आई है। जैसे आपका एक बैक्टीरिया है बेटा, इसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोले बैक्टीरिया। ये खास बैक्टीरिया है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बैक्टीरिया अच्छा वाला है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये, और हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन को विटामिन बी,
B2, B12 और विटामिन K हमें बना के देता है। और इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है ओवरऑल प्लांट्स की भी हेल्प करता है, मदद करता है, नाइट्रोजन वगैरह की फिक्सेशन वगैरह XYZ। ई कोलाई के बहुत बड़े बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। और एवोल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया बेटा, इसके अंदर टोटल होती है 5000 जीन्स होती हैं टोटल। ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में टोटल 5000 जीन है। इन 5000 में से हर 200 जीन में से एक जीन के अंदर एवोल्यूशन आई है, यानी कि 200 में से एक जीन जो है वो इसकी म्यूटेंट जीन है, म्यूटेशन आई है इसकी जीन में। इस म्यूटेशन की वजह से ही तो एवोल्यूशन होती है। ये तो है इसका मेन जिसका करेक्टर्स फीचर ई कोलाई का। तो धीरे धीरे देखो 1000 साल के बाद आज जो आपको इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है, इंसान ऐसे दिखाई नहीं देंगे, वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आप देखो अपने जो दादा थे परदादा थे, उनका लाइफस्टाइल देखो, उनका कद बुद्ध देखो, उनका कलर देखो, मूछें देखो, उनके कपड़े देखो, उनकी शक्लें देखो, वो और आज हम जो मॉडर्न बच्चे हैं 21वीं सदी के, वो चेंज है नहीं है। देखो एवोल्यूशन आ रही है ना। ऐसे अपने 1000 या 100 साल पीछे जाएं, उस टाइम जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या थे, आज हम क्या हैं, अपडेट हो रहे हैं बेटा। ऐसे देखो हम अपने फादर से अपडेट हैं, अपने फादर की जो बॉडी है, लाइफस्टाइल है, जो कल्चर है, खाना पीना, रहन कहन था उस टाइम जो इन्वायरमेंट था, आज का जो बच्चा है वो थोड़ा एडवांस है ना उससे। तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा एडवांस होगी, डेवलप होगी। यही तो एवोल्यूशन चेंजेस जो आती रहती हैं दुनिया के अंदर। तो एवोल्यूशन में अपडेट होते हैं, जानदार के अंदर नए नए करेक्टर आते हैं, फीचर्स आते हैं, एवोल्यूशन से नए नए जानदार बनते जाते हैं। और एवोल्यूशन अच्छी चीज़ है, लाजमी है नए नए करेक्टर को पैदा करने के अंदर। तो ये थी ओवरऑल इसकी तारीख, हिस्ट्री, जो हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई है, जो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं फाइलोजेनी या प्रोकैरियोट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। ठीक, स्क्रीनशॉट आदमी ने, और कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।